तो इससे मैग्नेट से हम क्या देखते हैं, ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है। होता क्या है, ये लाइन ऑफ फोर्स निकलती बाहर में S में समाती है, अंदर में ये मैग्नेट के अंदर S से जाती है और N में समाती है। इस तरह से फिर हर दिशाओं में, हर संभव दिशाओं में, इस तरह से ऊपर से भी जाएगा, नीचे से भी जाएगा, तो हर संभव दिशा में ये मैग्नेट है। तो ऐसे 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 ऐसे, इधर से हर संभव दिशाओं में, ठीक है, 3 डायमेंशनल वे में ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है। अब मैं हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही? हाँ, देखिए हो सकता है नेट का, आपका नेट का प्रॉब्लम हो, समझे ना, क्या कि यहाँ रिकॉर्ड। अच्छा ठीक। अरे तो इस तरह से टाइम में पास होगा, हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, है ना, साइंस में यही है। साइंस में पहले इमेजिन करते हैं और रियल चीज को प्राप्त करते हैं। और आर्ट्स में क्या होता है, जो देखता है तुरंत कह देता है कि ये है। जैसे मैं जो है, मतलब तारे तोड़ के ले आऊंगा, इस तरह की बातें करने लगता है, तो क्या संभव है? वहां नहीं संभव है। तो यहाँ साइंस में क्या करता, पहले इमेजिन करता कि वो तारा छोटा दिखता है, वास्तव में है क्या चीज। सूर्य दिखता है कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन वास्तव में है क्या चीज। तो इस तरह से वो रियलिटी को प्राप्त करता है। और आर्ट्स क्या है, दोनों की उत्पत्ति का उद्गम स्थान अलग अलग है। एक हृदय से है, तो हृदय जो है कभी कभी वास्तविकता को छोड़ देता है, कल्पना में ही वो भटकते रहता है। लेकिन दिमाग जो है वो वास्तविकता को हमेशा ढूंढते रहता है। इसलिए हमेशा दिमाग जो कहता है उसी का सुनना चाहिए, है ना, और काम दिल से करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इमेजिन क्या करते हैं कि एकांक उत्तरी ध्रुव है, तो एकांक उत्तरी ध्रुव को यहाँ पर छोड़ देते हैं एन पोल को, तो उसका मूवमेंट जो है इस तरह से होगा, समझे ना। तो यही क्या होगा कि एक पथ का निर्माण करेगा, तो वही पथ क्या कहलाएगा, उसी पथ को हम लोग कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। उसी तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी में होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस से निकलता है, माइनस में समाता है, और फिर उसका उल्टा अंदर होता है, प्लस से निकलता है, माइनस में समाता है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिकल डायपोल है, समझे। ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि हम चुंबकीय डायपोल लिए। अब इसके चारों ओर का क्षेत्र जो बना, मान ले कि एन ध्रुव है यहाँ पर, तो एन ध्रुव के चारों ओर का क्षेत्र जो बना, कल्पना करते कि एक इसको अलग कर लिया और ये एन ध्रुव है, तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र बनता है इस तरह से, ये वो क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन इसकी गणना हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के रूप में करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है, गणना कैसे करते हैं, तो इसको परिभाषा इस प्रकार से देंगे कि एकांक उत्तरी ध्रुव पर जितना चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है, या वो एकांक उत्तरी ध्रुव कितना बल को अनुभव करता है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक टर्म आता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन।
ये इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे डिनोट करते हैं और इंडक्शन को बी से डिनोट करते हैं। और ये दोनों में रिलेशन क्या है, ये दोनों में रिलेशन है बी बराबर म्यू एच। फिर उसी तरह से इसमें क्या है, आता है सुग्राहिता, ससेप्टिबिलिटी। और ये ससेप्टिबिलिटी वास्तव में क्या है, ये सब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, ये सब टॉपिक में, लेकिन तीव्रता ये सब है, लेकिन ससेप्टिबिलिटी आप लोगों को नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं इसमें। तो यहां पर क्या है ससेप्टिबिलिटी, देखते हैं कि मान लिया कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब एक मटेरियल को लाए इस चुंबकीय क्षेत्र में, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है तो क्या होगा कि लाइन जो बाहर से जा रहा है वो लाइन इधर से जाना शुरू कर देगा, ऐसे इधर से जाना शुरू कर देगा, इधर से जाना शुरू कर देगा, है ना, मुड़ करके इधर से जाना शुरू कर देगा। तो ये सुग्राहिता, ये ससेप्टिबिलिटी यह कहता है कि अपने से होकर के कितनी सुगमता से मैग्नेटिक बिहेवियर को वो पास होने देता है, समझे। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब क्या कहते हैं कि जो पारामैग्नेटिक है वो क्या होगा, इससे दूर भाग जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, वो इससे होके नहीं जाएगा। एक तरह से यूं कहीं कि पारामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इसको रिपेल करता है, समझे, ठीक है। इस बिहेवियर को रिपेल करता है ये पारामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक वो क्या होता है, वही मैग्नेटिक मटेरियल का मान जब कम होता है तो डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो उसमें हम बहुत सा उदाहरण दिए हुए हैं, तो यहां पर देखिए, तो पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो जब इस ससेप्टिबिलिटी का मान नेगेटिव होता है तो ये पारामैग्नेटिक होता है, पारामैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इसका मान बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तब क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। इन दोनों के बीच में जो रहता है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है इसका मान, लेकिन फेरोमैग्नेटिक के जैसे ज्यादा नहीं होता है, तो वो डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। तो ये जानना था आप लोगों को सिलेबस में, पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद सिलेबस में क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को भी देख चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी देख चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी बराबर म्यू एच। अब मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है जो एक बिंदु से निकलती है, एक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए, हम अधिक से अधिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ, मान लिया कि क्षेत्रफल इतना है, ds है, तो एक बिंदु से एक मैग्नेटिक फील्ड निकला, दूसरा बिंदु से दूसरा मैग्नेटिक फील्ड निकला, तीसरा बिंदु से तीसरा, तो ds में बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, जो परपेंडिकुलर, इस सतह के परपेंडिकुलर हो। अगर सतह के परपेंडिकुलर नहीं है, मान लें कि यही थोड़ा तिरछा है, ये सतह है और परपेंडिकुलर ये लाइन है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मान लें कि इधर है, तो सतह के, अगर ये थीटा कोण बनाता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ये है, तो ये कितना हो जाएगा, अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है। हेलो, अभी तो यहां पर क्या है, इधर B
cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर कितना हो जाएगा, बी cos, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक बिंदु पर इतना है तो क्षेत्रफल में बिंदुओं की संख्या कितना उसका क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो टोटल लाइन ऑफ फोर्स यानी बी cos थीटा गुना ds, यानी यही बी ds cos थीटा हो गया। तो टोटल लाइन ऑफ फोर्स, इसी का नाम हो गया फ्लक्स। मतलब एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, हजार लाइन, बजा, मतलब इस तरह से जितनी लाइन की संख्या है सब मिला करके क्या कहलाता है, फ्लक्स। फ्लक्स हम लोग अभी तीन चीज देख, फ्लक्स को फाइ से डिनोट करते हैं। देखिए हम लोग एच देखे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल। दूसरा है मैग्नेटिक इंडक्शन, जब परमिएबिलिटी को इंटेंसिटी से गुना कर देते हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उसको बी से डिनोट करते हैं। अब मैग्नेटिक इंडक्शन अगर व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं तो वह एक लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, या एक लाइन ऑफ फोर्स होता है। अब क्षेत्रफल अगर ds है, उसमें लाइन की संख्या कितनी होगी, तो ds cos थीटा, ds और b ds cos थीटा। ठीक है, अब हम ऐसे देखते हैं कि b डॉट ds ये दोनों बराबर होता है, तो ये फ्लक्स हुआ। उसके बाद आता है गॉस का नियम। तो गॉस का नियम, अब वो इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन ले लेंगे। अब मैग्नेटिक, तो होता क्या है, जहां मैग्नेट रहता है वहां इलेक्ट्रिसिटी बिहेवियर भी रहता है, और जहां इलेक्ट्रिसिटी रहता है वहां मैग्नेटिक बिहेवियर भी रहता है। ये दोनों के बीच बड़ी ही अनुनाश्रय क्रिया है। जैसे जैसे हम लेते हैं, क्या लेते हैं कि पंखा में हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो वो घूमने लगता है, किसके कारण, उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और पंखा को घुमाता है। वो विस्तार से जब उसका देखेंगे तो ये पाएंगे। फिर जनरेटर में देखते हैं कि उसमें घूर्णन गति देते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में वो आर्मेचर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देता है। इस तरह से देखते हैं, जहां मैग्नेट है वहां इलेक्ट्रिसिटी, जहां इलेक्ट्रिसिटी वहां मैग्नेट है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिसिटी के बीच अब सामंजस्य स्थापित हो रहा है। ठीक है, तो कैसे सामंजस्य स्थापित होगा, तो गॉस ने कहा था, गॉसेस लॉ, देखिए कहता है कि मान ले कि कोई बंद सतह है इस तरह से, और उसमें कुल चार्ज इतना है, और उसके चारों ओर का परमिएबिलिटी म्यू, परमिएबिलिटी मतलब चुंबकशीलता, इसको हिंदी में कहते हैं। वास्तव में वो माध्यम का बिहेवियर होता है कि अपनी से हो करके मैग्नेटिक बिहेवियर का पोषण किस तरह से करता है। और ये म्यू, अगर हवा है तो इसको म्यू नॉट लिखते हैं, समझे ना। और इसका मान जो है ऐसे म्यू बटे 4 पाई अगर रहता है तो इसका मान 10⁻⁷ होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम है। तो ये मैग्नेटिक माध्यम का मैग्नेटिक बिहेवियर है, नेचर है कि अपनी हो करके या कितना मैग्नेटिक बिहेवियर का पोषण करती है, उसी को कहते हैं परमिएबिलिटी। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है देखिए, और इलेक्ट्रिकल बिहेवियर अगर लेते हैं तो एप्सिलॉन लेते हैं।
तो इसको कहते हैं परमिटिविटी। देखिए दोनों में अंतर है, म्यू को पर मी है ना एबिलिटी, और एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, परमिटिविटी। याद रखिएगा, नाम है इसका। ये है चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, और इसका नाम है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी है इसकी कि विद्युत के बिहेवियर को किस प्रकार से अपनाता है, ये चुंबकीय बिहेवियर। तो हम यहां पर क्या होता है कि चलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम है, मतलब या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम है। स्टैटिक छोड़ दिए, अब मैग्नेटिक में चले आए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक बिहेवियर को हम जाते हैं, यही एक रास्ता है। तो गॉस ने क्या कहा है कि जब कोई चार्ज बॉडी रहता है, ये चार्ज बॉडी है, और हम किसी एक क्षेत्रफल पर विचार करते हैं, ये बहुत छोटा क्षेत्रफल, इसी ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस। जैसे एक बिंदु रहता है तो क्लोज सरफेस क्या हो जाता है, एक बिंदु के चारों ओर क्लोज सरफेस का मान कितना होगा बोलिए तो, स्फीयर का सतह हो जाता है। एक बिंदु के चारों ओर एक क्लोज सरफेस लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। और स्फीयर का सतह कितना होता है, 4πr² होता है। समझ रहे हैं बात को, एनीबॉडी? ठीक है, तो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर जो है ना, हम छोटा सा सतह पर विचार करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, मान ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इसका इस तरह से निकलता है। तो मैग्नेट मतलब इसको इस सतह के ये अभिलंब अगर इस दिशा में लेते हैं तो ये अगर थीटा बनाता है, अगर ये क्या है, मान लीजिए कि अब चार्ज है तो ई होगा, मैग्नेट है तो बी होगा। समझे ना, ध्यान दीजिए, चार्ज में हम क्या लिए थे, बी, ये मैग्नेट में क्या लिए थे, बी डी एस कॉस थीटा, और चार्ज रहेगा तो ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो यहां पर कितना होगा, गॉस थ्योरम। तो यहां फ्लक्स का मान, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का मान ई डी एस कॉस थीटा होता है। समझे ये, और ये टोटल फ्लक्स लेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, ये पूरे क्लोज सरफेस के लिए, मतलब 0 से लेकर के एस तक। और गॉस ने कहा कि ये कितना के बराबर होता है, तो चार्ज बटे परमिटिविटी, या चार्ज और परमिटिविटी का रेशियो ही ये होता है, यही है। ठीक है, अब है आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज, इसको याद रखिएगा। हमको लगता है गॉस थ्योरम पहले बता चुके होंगे, अब जो है फिर यहां रिवाइज हो गया। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको सावधानी पूर्वक देखिएगा। इंडक्शन, इंडक्शन को हिंदी में प्रेरण कहते हैं। और ये प्रेरण क्या चीज है, देखिए कोई आदमी उपदेश दे रहा है,
और वहां पर श्रोतागण बैठे हुए हैं, तो अलग अलग श्रोता जो है उससे अलग अलग अमाउंट में प्रभावित होता है और उसके आदर्शों का वो अनुसरण करने लगता है। तो ये हुआ ह्यूमन बीइंग प्रेरण, ठीक है। और यहां पर प्रेरण क्या है, यहां पर इंडक्शन क्या है, और यहां पर देखिए नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट में जा रहा है, दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं। तो कैसे संबंध स्थापित करेंगे, तो जब किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र आया, इसीलिए गॉस को ऊपर वाला भी मैग्नेटिक फ्लक्स को भी देख चुके हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स है। एक काम कीजिए, मान लीजिए कि अनंत से आ रहा तो सब पैरेलल बना दीजिए, है ना, और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, अनंत से आ रही है, मान लीजिए सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये फ्लक्स का मान कितना होता है, फाई होता है। इस फाई का मान कितना होता है, तो बी डी एस होता है, ये पहले जान चुके हैं। तो यहां पर बदलते हुए समय के साथ परिवर्तन लेते हैं, तो डी जी बटे डी फाई बटे डी टी, द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स हो गया। मतलब कभी इसकी संख्या 1000 हो जाती है तो कभी इसकी संख्या 0 हो जाती है, तो परिवर्तन कितना हुआ, 1000 माइनस 0, तो परिवर्तन कितना हुआ, 1000 हुआ ना। ऐसा नहीं कि सुन्ना सुन्ना काट देंगे तो 100 हो जाएगा, ऐसा बात नहीं। अब मान लिया कि 100 है, अब 50 आ गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, 50। हाँ, तो परिवर्तन को समझ रहे हैं, पहले φ1 था, अब φ2 हो गया, तो परिवर्तन φ2 माइनस φ1, मतलब डी फाई, समझे, तो परिवर्तन आप जान गए। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो और ये परिवर्तन किसी कुंडली से या किसी धातु मेटलिक पीस से, तो यहां जनरली हम लोग कुंडली लेते हैं, कुंडली देखें आप लोग, सांप भी कुंडली मारता है, मतलब अपने शरीर को गोल घुमा के रखता है। तो यहाँ कुंडली का मतलब है इंसुलेटेड कवर कॉपर वायर लेते हैं और इस तरह से किसी पर लपेट देते हैं, तो वो कुंडली हुआ। तो वो कुंडली रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो कुंडली वृत्ताकार भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, समझे ना। तो उस कुंडली की बात करें, अगर वो कुंडली में, तो हो सकता है लपेटन की संख्या 1 2 3 4, इसकी कुछ न कुछ अपनी त्रिज्या होती है, वो बाद में देखेंगे, इसकी लपेटन की संख्या होती है, वो भी बाद में देखेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें क्या होगा, ई एम एफ उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा, जब परिवर्तन होगा तब। और ये तब आ जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले इतने जानते थे कि इसमें परिवर्तन, अब वो फैराडे ने उसको गणितीय रूप से उसको ले आया नियम दे करके। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या कि फैराडेज का और नियम है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस का भी नियम है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने कहा कि कुंडली के दोनों सिराओं के बीच जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, वह विद्युत वाहक, इसको ई से डिनोट करेंगे, तो वह विद्युत वाहक बल द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के बराबर होता है। द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यहां नहीं लेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। देखिए, तो ये मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसका नाम दोनों मिलकर पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इस चैप्टर का। अब क्या यहाँ पर होता है, लपेटन की संख्या इसमें n होगा तो n से गुना कर देंगे, तो ये आगे चल करके यही चीज फैराडेज लॉ, E बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर क्या एक कांस्टेंट देंगे d∅dt हो जाएगा, और यही चीज क्या होता है, k का मान प्रैक्टिकली देखा गया कि k का मान 1 होता है। ठीक है, तो E बराबर d∅dt, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब फाई का मान निकालेंगे, बैठाएंगे तो हमको EMF निकल जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी का मान को हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो उसके बाद आता है सिलेबस में है लॉरेंज लॉ। तो लॉरेंज लॉ क्या है, देखिए लॉरेंज साहब ने कहा कि जब आवेश रुकी हुई है तो अगर इस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड देते हैं तो इस पर कितना बल लगेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड किसको कहते हैं, या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किसको कहते हैं, एकांक धन आवेश पर जो बल लगता है। तो एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल इतना है, तो Q आवेश पर कितना बल लगेगा, 1 रुपया में 5 अमरूद, तो 3 रुपया में कितना अमरूद होगा, 1 रुपया में 5 अमरूद, तो 3 रुपया में 3 गुना 5 करते हैं, अमरूद की संख्या निकल जाती है। उसी तरह से एक चार्ज पर है ना लगने वाला बल इतना है, तो Q चार्ज पर लगने वाला बल कितना होगा, QE। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में इतना बल लगता है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ लॉरेंज साहब ने कहा तो और इसकी पुष्टि हो गई। चलिए, तो इतना बल इलेक्ट्रिकल फील्ड में लगा। और एक चीज और कहा, जब यही चार्ज मूव करने लगता है, समझे ना, और जब मूव करने लगता है तो इसको हम तब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा त्रिविमीय में चला जाता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करने लगता है तो मूव करने लगता है कि मतलब जब इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करता है मतलब वह क्या होता है, dq/dt हो जाता है, समय के साथ परिवर्तित होने लगता है, तो ये करंट बन जाता है, समझे ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, तो मान लिया कि यहां से चल के इतना दूरी आया, समझे ना, और ये s दूरी है, तो q यहां चल के यहां आया, तो q/t, और कितना दूरी में चार्ज छा गया, तो s दूरी में छा गया, समझे ना। तो अब ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, देखिए q s/t को भी लिखते हैं, समझे ना, तो इतना हो गया। इसको कहते हैं करंट एलिमेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको L दे दीजिए और इसको I दे दीजिए, तो I गुना L, इसको कहते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। तो ये भी करंट एलिमेंट हुआ। अब इसको लगने वाला, देखिए दोनों में रिलेशन देख लीजिए। अब इसी पर कितना, अगर यही मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड का हिसाब किताब हम लोग लगा लिए, अब यही मैग्नेटिक फील्ड हो तो मैग्नेटिक फील्ड B, तो इस पर कितना बल लगेगा, इस पर लगने वाला बल जो है Q V क्रॉस B। इसमें क्रॉस नहीं था, इसमें सीधे मतलब ये बल जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड की दिशा में है, लेकिन इस पर जो बल लगेगा वह V के भी समानांतर, B के भी समानांतर। अब देखिए दोनों के समानांतर कैसे है, मान लिया कि ये मोबाइल है, ये इधर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और इधर भी है, तो ये एक तल बनाया, तो इसके तल के अभिलंब एकांक सदिश, तो इस दिशा में भी है, इस दिशा में भी है, तो इस दिशा में जो है बल लगेगा, ठीक, इसके तल, दोनों के तल के अभिलंब लगेगा, मतलब तो यहां पर क्या हो जाता है, ये बल ये दोनों के तल के अभिलंब लगता है,
तो इस प्रकार से लॉरेंज फोर्स हमको चलाया, दोनों को जोड़ देंगे, ये और ये, तो टोटल लॉरेंज फोर्स हो गया। तो टोटल लॉरेंज फोर्स F बराबर कितना हुआ, QE प्लस टोटल लॉरेंज फोर्स कितना हुआ, QE प्लस QV गुना D, इतना हुआ, यानी QE प्लस V क्रॉस V, ठीक है। तो इतना टोटल लॉरेंज फोर्स हुआ, ये लॉरेंज फोर्स है। अब लॉरेंज फोर्स को भी हम देख चुके हैं। अब सिलेबस में है रेक्टेंगुलर कॉइल पर लगने वाला बल। तो देखिए यहां पर, वहां पर भी लॉरेंज फोर्स पर हम लोग विचार करेंगे, यही लॉरेंज फोर्स को लेंगे, तो लॉरेंज फोर्स का इसी पोर्शन पर विचार करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला छोड़िए, अब मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फोर्स लगता है उस पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर इसी को तोड़ ताड़ के हम लोग देखे थे कि कितना निकला, Q, आगे ये कितना है, ds बटे dt, ठीक है, और यहाँ B, तो इसको L मान लीजिए, इसको T मान लीजिए, तो Q बटे T, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब तो I हो जाएगा, ये L है, ठीक है, ये B, चलिए, तो B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बहने वाली धारा और लंबाई, ये कंडक्टर की लंबाई। अब एक तार है, ध्यान दीजिए, ये तार है, इसमें धारा की दिशा दिखाया गया है कि इधर से इधर बह रही है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव एंड से जोड़ दिए बैटरी के, और यहाँ नेगेटिव एंड से जोड़ दिए, तो धारा की दिशा ये है। और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, मतलब धारा की दिशा ये, मतलब Q की वेलोसिटी की दिशा ये, समझे नहीं, वेलोसिटी की दिशा यहीं से आया ये, और कुछ नहीं, ये भी डायरेक्शन दे देंगे, तो यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं इसको, I L क्रॉस B, ऐसे। तो ये इस लंबाई जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा ये। अब देखिए परपेंडिकुलर दिशा इधर भी हो सकता है, दिशा इधर भी हो सकता है ना, मतलब एक अंदर भी जा सकता है, एक बाहर भी आ सकता है, तो यहाँ कौन दिशा है, तो इस बात को लॉरेंस साहब बताने के लिए जो है सक्षम नहीं हुए, तब आए फ्लेमिंग साहब। फ्लेमिंग का जिक्र आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए छोड़ दिए, लेकिन यहाँ बता रहे हैं, फ्लेमिंग का दोनों हाथ का नियम है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, समझे, ठीक है। तब क्या है, मतलब हाथ की अंगुली, तो पांचों उंगली का नाम है अंगूठा, ये क्या है, इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी मिडिल फिंगर है, ठीक है, और ये मतलब मध्य अंगुली है, ये अनामिका, इसका अभी तक नाम नहीं पड़ा है, ऐसे जो है ना, इसको रिंग फिंगर कहते हैं, और ये कनिष्ठा लिटिल फिंगर। तो ये दो फिंगर को हम छोड़ दिए, ये तीन फिंगर का इस्तेमाल किए, और ये फिंगर क्या बतलाया यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, समझे, ये क्या बतलाया, मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और ये जो है करंट की दिशा ऐसे उलट दी, समझे, ये करंट ऐसे हो गया, करंट, तो अंगूठा की दिशा कितना अंदर जा रहा है, समझे, तो अंदर, अगर इस पर परपेंडिकुलर जो अंदर जाएगा उसको नेगेटिव से दिखाएंगे, आज परपेंडिकुलर जो बाहर आएगा उसको पॉजिटिव से दिखाएंगे। तो यहाँ पर लगने वाला बल की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर होगी, समझे, ठीक है। तो इस कंडक्टर पर बल लगेगा, समझ गए। अब देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल बनाते हैं। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है,
रेक्टेंगल मतलब आयताकार न, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए, इस पर क्या करिए, तार को ऐसे लपेटे, ऐसे लपेटे, ऐसे लपेटे, ऐसे लपेटे, हो गया रेक्टेंगुलर। अब क्या होता है, तो तार को लपेटिए, इसी तार को ऐसे कर दिए, इसी तार पर ऐसे कर दिए, है ना। अब क्या किए, यहाँ पर विद्युत की धारा प्रवाहित करने के लिए हम इसको बैटरी से जोड़ दिए, इसको बैटरी से जोड़े, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। अब देखिए धार, यहाँ पर देखिए ये अंदर की ओर बल लग रहा था, ठीक है। और यहाँ पर देख, धारा घूम करके ऐसे आएगा ना, तो धारा की दिशा ये हो गई। अब फिर वहां पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को लाएंगे, ये है। अब फिर धारा की दिशा ये है, तो यहाँ अंगूठा की दिशा बाहर की ओर, तो यहाँ पर किधर लगा, ये बाहर की ओर बल लगा। तो देखिए अब यही रेक्टेंगुलर है, एक पर अंदर की ओर बल लग रहा है, एक पर बाहर की ओर बल लग रहा है, तो ये इस पर क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा ना, ठीक है। तो एक टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का मान क्या होगा। अच्छा, प्रश्न होता है कि इस पर भी तो बल लगना चाहिए, कहते तो ये साइड पर लिए हैं, इस पर भी बल लगना चाहिए, और ये भी, इस पर भी बल लगना चाहिए। तो होता क्या है कि ये और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट की दिशा ये और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा का मान 0 होगा। तो यहाँ पर आई है ना, dl b साइन थीटा, थीटा बराबर 0, तो ये पूरे का मान 0 हो गया। यहाँ थीटा का मान एक दूसरे के 90 है, आई dl b साइन 90, तो यहाँ ये 1 हो गया, तो ये इतना बल लगा। आई इस पर कोई बल नहीं लगा, इस पर भी कोई बल, जहां समानांतर हो जाता है कोई बल नहीं, और जहां पर परपेंडिकुलर जाता है या कुछ एंगल रहता है तब बल लगता है। तो बल का मान कितना लगा, मान लें कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल की लंबाई जो है L है, चौड़ाई कुछ ले लिया, चौड़ाई B है, ठीक है। तो इस पर हम क्या देखें, इसमें टॉर्क लगा, तो टॉर्क लगा तो ऐसे घुमा दिया, तो ये घूमता किस एक्सिस पे, मतलब ये इसके आधे आधे बी जो है, बी का आधा कर दिया, इधर से भी आधा कर दिया, वहां से एक एक्सिस करें तो उसी के अबाउट में घूम रहा है, तो बल बाहु मेरा कितना हो गया, b/2 बल गुना बल बाहु, और नहीं तो दो समानांतर बल लगता है, इस पर भी बल बाहु का होता है बल गुना बल बाहु, टॉर्क हो गया, समझे ना, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, टॉर्क। और जब दो बल लगता है, समझे ना, जिसका मान बराबर दो, देखिए इस पर भी इसकी लंबाई L है, बहने वाली धारा I है, मैग्नेटिक फील्ड B है, इतना बल लगेगा, लेकिन ये बल अंदर की ओर लगेगा। इस पर कितना बल लगेगा, इस पर धारा का मान I है, लंबाई L है, मैग्नेटिक फील्ड वही है B है, तो इस पर भी उतने बल लगा, लेकिन तो यहाँ पर क्या होता है, कपल, उसी टॉर्क का मान कपल हो गया। और कपल मतलब बल गुना दोनों के बीच लंबिक दूरी, तो बल कितना BIL और लंबिक दूरी कितना है B, समझे, तो ये टॉर्क हो गया, इतना बल आघूर्ण लगा, टॉर्क लगा, समझे। और तब लंबाई गुना चौड़ाई को क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल एरिया, तो यहाँ पर ABI इस टॉर्क का मान। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल पर तो ऐसे लिखेंगे परीक्षा में, when a rectangular coil is placed in the magnetic field it experiences torque and the value of torque is the product of current flows through the coil, magnetic field and area of the coil। ये इतना होता है टॉर्क, और यही टॉर्क लगता है तो घूमने लगता है, इसी घूमने के सिद्धांत पर आपका पंखा बना हुआ है, समझे ना। मैग्नेटिक फील्ड में देखिए उसमें दो कॉइल होता है, एक कॉइल मैग्नेट बनाता है
और दूसरा दूसरा कॉइल जो है करंट ढोता है, तो दोनों मिल गया उसको। इसमें जो जानते हैं पंखा के दुकान में जाइएगा तो इसमें देखिएगा दो कॉइल है, एक अंदर बाहर कॉइल है, और वही परिवर्तन एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, दूसरा करंट को पोषण करता है, उसमें टॉर्क लगता है, घूर्णन गति उत्पन्न करता है। तो मोटर का सिद्धांत हो गया, समझे ना। इसी तरह से मोटर, यही रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये छोटी सी बात है, आप लोग बना करके भी देख सकते हैं। क्या कीजिएगा, दो चुंबक लीजिएगा, एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है, अगर ये दोनों सिरा सट जाती है तो देखिए दोनों को अलग कर दीजिए, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वहां पर एक कॉइल को रखिएगा और उसे जो ही धारा बहाएगी वो घूमने लगेगा, समझे। नहीं तो इस तरह की बातें, छोटी छोटी बातें जो है यूट्यूब पर दिया हुआ रहता है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, समझे। तो वैन, समझे ना, ध्यान दीजिए, वैन ए rectangular coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque when current is passed through the coil, ठीक है। और the amount of torque is nothing but area, the product of area of the rectangular coil, current passing through the rectangular coil, and the magnetic field in which it is placed, ये तीनों का प्रोडक्ट होता है टॉर्क। उसके बाद आप लोग के सिलेबस में है गैल्वेनोमीटर। क्या कुछ पूछना है किसी को? अरे क्यों नहीं लिख सकते हो, हम भी तो हिंदी में बता रहे हैं, तो अब है ना, हम बार बार कह रहे हैं कि कोई, हम इंग्लिश में भी बता रहे हैं, हिंदी में भी बता रहे हैं, जो चीज पूछोगे भाई। तो आप जब क्वेश्चन हम हिंदी और इंग्लिश में देते हैं, क्वेश्चन उठा के देखो, दोनों भाषा में रहता है, और उसमें एक चीज ये भी लिख देते हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही भाषा में उत्तर दें, अपने ही, है ना। तो इसमें क्या लोग जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं वो मत भ्रमित कर देते हैं, ये माइंड से हटा दो, साइंस है, समझे ना। और साइंस जितनी अपनी भाषा में तरक्की होता है, दूसरी भाषा में नहीं होता है। अंग्रेजी बोलने वाला उतना तरक्की नहीं कर जाता जितना देखते कि साधारण आदमी तरक्की करता है। देखो, पहले अंग्रेजी बोलने से नहीं होता, ठीक है, जो अंग्रेजी जानता है अंग्रेजी में लिखेगा, जो हिंदी जानता है हिंदी में लिखेगा, ध्यान, कोई ये नहीं है। लेकिन साइंस तथ्य कुछ जानता है कि आप जो बात कहने जा रहे हैं वो जानते हैं कि नहीं। अब चले आइए गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, तो हम देखें, उसमें रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें घूर्णन गति आ जाता है। अगर हम मान लें कि यही रेक्टेंगुलर कॉइल है, यही पॉइंटर लगा दिए और धारा प्रवाहित कर दिए, वो इतना से घूम गया, तो थीटा का मान निकाल लेंगे कितना से घूमा। तो दो तरह का ये गैल्वेनोमीटर होता है, कि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, एक पिवोटेड होता है, मतलब इस तरह से एक्सिस पर घूमता है, ठीक है। जिसमें सस्पेंडेड होता है उसमें एक मतलब छोटा सा आईना लगा दिया जाता है और उस पर प्रकाश दिया जाता है, ताकि घूमेगा तो उस आईने जो है प्रकाश का स्पॉट स्केल पर फेंकता है और देखता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझे। और अगर पॉइंटर लगा देता है तो डायरेक्ट बता देता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब उससे करंट बहाते मैग्नेटिक फील्ड में। तो यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के आधार पर उसकी करंट की गणना करते हैं और करंट का डायरेक्शन का भी गणना करते हैं। इसमें अभी हम लोग देखें कि रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर धारा की दिशा इधर रहता है तो ये अंदर जाएगा, ये बाहर आएगा, मतलब ऐसे घूम, इसी को ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब उल्टा कर देंगे तो धारा की दिशा ऐसे बदल देंगे तो स्वाभाविक है इधर से हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, पॉइंटर को ऐसे भी घूम सकता है या ऐसे भी घूम सकता है गैल्वेनोमीटर में, तो वो डायरेक्शन को बतलाता है और धारा के परिमाण दोनों को बतलाता है गैल्वेनोमीटर। और इसीलिए गैल्वेनोमीटर जो है, और गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत मतलब वो माइक्रो एम्पियर मीटर को नाप सकता है। इसलिए गैल्वेनोमीटर का
जो कैलिब्रेशन होता है ना, अंशांकन हिंदी में कहते हैं, अंशांकन होता है वो माइक्रो एम्पियर में होता है। सोचिए कितना सेंसिटिव होता है। और इसको बनाते कैसे हैं, इसका गैल्वेनोमीटर को लैब में देखिएगा, गैल्वेनोमीटर है तो उसमें यहाँ पर जीरो, बीच में जीरो उसमें रहता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 1 2 3 4, इधर गया दूसरा डायरेक्शन, इधर गया दूसरा डायरेक्शन, अमाउंट भी 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर का जो है स्केल इस तरह से रहता है। और उसका बनावट क्या रहता है कि देखिए ये N पोल है, ये S पोल है मैग्नेट का। तो क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर जब रेखाएं निकलती है, इससे निकली है और इससे परपेंडिकुलर समाई, तो बल रेखा इस तरह से रेडियल आकृति का हो जाता है, ठीक है, ऐसे आकृति का हो जाता है बल रेखा है। अगर बल रेखा को अच्छी तरह से मतलब देखना समझना चाहते हैं तो बल रेखा को जो है ऐसे तो अनुभव करते हैं, लेकिन देख भी सकते हैं। कैसे देखेंगे, एक मैग्नेट लेते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं, अब लोहा का चूरन लेते हैं, मतलब लोहा का बुरादा लेते हैं। लोहा का बुरादा नहीं है तो फाइल लीजिए, आप लोहे को जो है रगड़ना शुरू कीजिए, देखिए ढेर बुरादा मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, उस को कार्डबोर्ड पर लोहे के बुरादा को इस तरह से फैला दिए समान रूप से, और नीचे से हम मतलब बुरादा ऊपर में है, नीचे से हम चुंबक लगा दिए और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठोकने लगे, तो देखिए वो एक निश्चित पैटर्न में सज जाता है बुरादा, समझे। तो वही उसका लाइन ऑफ फोर्स हुआ। तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हुआ। इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तब हमको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी मिल गया, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होता है, इसमें रेक्टेंगुलर कॉइल देते हैं। ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें बेलनाकार आकृति लेते हैं। तो चूंकि देखिए मैग्नेट का सतह क्या होता है, अवतलाकार होता है, अवतलाकार, दो अवतल मिला दिया तो वो कैसा एक सिलिंड्रिकल आकृति का संरचना करेगा अंदर में, और उसी में क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। यही जो है मान लिया कि सिलेंडर आकृति का है तो इसको रख दिए, तो इस तरह से वो बीच में रहता है ना, ये सिलेंडर आकृति का है तो ये बीच में रहता है। अब इस पर हम लपेटन करते हैं ऐसे, देखिए इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे, तो ये रेक्टेंगुलर हो गया। अब मान लिया कि इसमें लपेटन की संख्या n है ना, और यहाँ पर निकल गया दो तार, ये दो छोर, एक तार एक ही तार है पूरा, उसमें दो छोर निकला, एक छोर को प्लस दूसरे छोर माइनस, इस तरह से दे दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, धारा की दिशा इधर है, ये प्लस जोड़े, धारा की दिशा इधर है, ये माइनस से जोड़े, तो इस पर अंदर की ओर डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा और इसको बाहर के डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। तो इस तरह से इसको घुमा देगा, और घुमा देगा तो डिफ्लेक्शन इस पर हम नोट करते हैं। तो यही इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वो भी बना के दिया गया है ना। अब है क्या कि इसका वर्किंग क्या है, तो वर्किंग के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि इसमें मान लें कि लपेटन की संख्या n है, तो एक आई के कारण और एक क्षेत्रफल के कारण और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण, है ना, इतना टॉर्क लगा। लपेटन की संख्या n होते किसका, इतना टॉर्क लगेगा। अब है क्या, तो जितना टॉर्क लगेगा उतना उसमें ऐंठन उत्पन्न होगा, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो यहाँ टॉर्क जो है ऐंठन के समानुपाती है, तो यहाँ एक कांस्टेंट देते हैं, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया, समझे ना। अब इस ऐंठन का मान के कारण टॉर्क, मतलब हर चीज अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो
ये रेक्टेंगुलर कॉइल को पूर्व अवस्था में लाने के इसमें क्या करते हैं कि स्प्रिंग लगा देते हैं इसके नीचे ऊपर, समझे? तो स्प्रिंग के कारण ये टॉर्क लगा और करंट के कारण टॉर्क लगा, तो दोनों का मान जहां पर बराबर होता उतना डिफ्लेक्शन होकर के रुक जाएगा। तब क्या होगा, दोनों का मान बराबर कर दीजिए, के थीटा बराबर यही हो गया। और तब क्या होता है, यहां पर आई का मान आई बराबर के एन ए बी थीटा, और ये किसी भी लपेटनों की संख्या में निश्चित है। एक बार लपेट दिया तो ऐसा नहीं कि करंट बाहर है और उसमें लपेटना, वैसा नहीं होता है। फिर ए कांस्टेंट है और के तो कांस्टेंट लेवे की, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये तो पूरे का पूरे कांस्टेंट है। तो ये किसी खास गैल्वेनोमीटर का खास होता है, तो इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर नियतांक। तो आई बराबर के डैश थीटा हो गया, तो आई समानुपाती थीटा, मतलब जितना धारा बहाएंगे उसी अनुपात में हमको क्या मिलेगा, विक्षेपण मिलेगा, और उसी विक्षेपण को हम यहाँ पर अंशांकित करके मान निकाल लेते हैं कि कितना धारा बह रहा है उसमें। तो ये गैल्वेनोमीटर है। अब इसमें आता है क्या कि गैल्वेनोमीटर को आप आमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए, तो सब जगह हम गैल्वेनोमीटर को लागू नहीं कर सकते, एक तरह से जो है गैल्वेनोमीटर बच्चा हुआ, समझे ना। लेकिन अब धारा का मान जो है माइक्रो में तो रहता नहीं, उससे ज्यादा बड़ा रह सकता है, तो आमीटर का यूज करते हैं। तो दो तरह का आमीटर है, मिलियमीटर है ना, माइक्रो तो ये आपने दिया बेचारा गैल्वेनोमीटर, मिलियमीटर और आमीटर। तो यहाँ पर एम्पियर में 1 2 3 4 5 तक ये डोमेस्टिक यूज में है, ठीक है। 15 तक ये इंडस्ट्रियल यूज में चला जाता है, और प्रैक्टिकल में हम लोग माइक्रो मिली में लेते हैं और माइक्रो में लेते हैं। तो चलिए, तो अलग अलग तरह का हम आमीटर निकालेंगे। तो हम गैल्वेनोमीटर से कैसे आमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल रहता है उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, तो उस रेजिस्टेंस को मान लेके आरजी है, या किसी किसी बुक में उसको जी दिया है। ऐसा नहीं कि हम नोटेशन में फर्क कर दिए तो आप लोग घबरा जाइएगा कि वहां जी दिया हो, तो ये अपना मानने का विचार है, जो मानिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर लिए, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका हम रेजिस्टेंस आरजी लिए, हम आमीटर में कन्वर्ट कर, और तब क्या करते हैं, मान ले कि इसमें परमिसिबल करंट आई जी, इससे ज्यादा करंट बहाएंगे तो इसका कॉइल जल के खाक हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा करंट नहीं बहाएंगे, और तब क्या करेंगे, एक बाईपास दे देंगे। इस बाईपास का नाम है शंट। तो इस शंट का रेजिस्टेंस मान लिया एस है, तो कितना मान के शंट को लाएंगे, तो देखिए अब हम धारा का मान आई जो है नापना चाहते हैं, इसमें धारा परमिसिबल करंट इतना है, तो शेष करंट तो इसी में जाएगा, तो इसमें कितना करंट जाएगा, आई माइनस आई जी करंट जाएगा इसमें, और फिर ये दोनों करंट यहाँ के फिर आई निकलेगा, और इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा। तो सबसे बड़ी बात जो है आपको ये माइंड में घूस लेनी है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ammeter, you have to use a resistance of low value, low ohm, connected in parallel way to this galvanometer, ठीक है, of the shunt is of certain value, और वो certain value कितना होगा उसको निकालेंगे। तो ये गणना है। तो ये भी क्या दिया, दोनों का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही है, तो दोनों का विभवांतर सेम होगा। करंट यहाँ पर
पैरेलल कनेक्शन में हमेशा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सीरीज में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमेशा याद रखिए। पैरेलल में हमेशा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है और सीरीज में हमेशा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अब वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ए बी के बीच मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो यहाँ पर कितना होगा, आर जी आई जी, यही हो गया पोटेंशियल। अब इसके कारण देखेंगे तो इसके कारण भी ए बी, इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस एस और करंट का मान आई माइनस आई जी, तो दोनों का मान तो सेम है। तो इस तरह से दोनों के मान को बराबर कीजिए और निकालिए, तो S बराबर निकलेगा आई आर आई जी बटे आई माइनस आई जी, इतना निकल गया। अब मान लीजिए कि परीक्षा में दिया हुआ है, इसी के न्यूमेरिकल मान को देखेंगे कि मान लीजिए कि इसमें जो है कह दिया है कि आई का मान जो है जो गैल्वेनोमीटर में उसके n गुना करंट हमको चाहिए, मतलब n गुना करंट नापना है, तो शंट का मान कितना होगा। और ये भी कल अगर कल तो यहाँ पर इसके पहले इसके आधार पर हम निकाल लेते हैं आई जी के n गुना, तो यहाँ पर इसका मान बैठा देते हैं। तो देखिए बैठाने के बाद ये कैलकुलेशन आपकी है, s का मान आर जी बटे आई जी, इसका मान n गुना आई जी माइनस आई जी, इसको आई जी को कॉमन लेंगे ना, तो ये आर जी माइनस एन माइनस। अब कह दिया परीक्षा में कि किसी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है मान लें कि 100 ओम है, और उसमें जो धारा बहती है उससे हम 10 गुना अधिक धारा लेना चाहेंगे, हालांकि 100 ओम नहीं होगा और कम ओम होगा, ठीक है। तो 10 गुना इससे धारा भेजना चाहते हैं, तो हमको शंट कितना यूज करना पड़ेगा। देखिए फिर फोटो बनाते हैं उसका, सर्किट डायग्राम। यहां पर क्या है, गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, मतलब आरजी के जगह पर 100 ओम लिख दिया, और इसमें जो धारा बहती आई जी इससे 10 गुना, यहाँ पर 10 गुना धारा का मान हमको निकालना है। तो यहाँ शंट का मान कितना देंगे, तो n बराबर कितना है 10 है, rg बराबर कितना है 100 है, तो यहां से नहीं निकाल सकते हैं। देखिए तो 100 बटा 9 हो जाएगा, 100 बटा 9 हो जाएगा, ये शंट का मान निकल गया, इतना ओम का हो जाएगा। ये लगभग 10 का है, ये 10 ओम, हालांकि इतना नहीं होता है, बहुत कम होता है इसका मान, समझे ना। तो ये 0.01 के आसपास इतना ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं, बहुत कम मान होता है, या 0.1 ओम के बराबर लगाते हैं, समझे ना, ठीक है। अब आता है क्या, मेन देखिए समझने का फिजिक्स, अगर समझ जाइएगा ना, और जो वीडियो बनाकर देते हैं उसमें थोड़ा सा कमियां रह जाएगी, तो आप इसके आधार पर उसको भी सुधार लीजिएगा कि वो यहाँ पर यही चीज है। ज्ञान एक ऐसा चीज है जो नहीं दिखने वाली चीज होता है। हम क्या बोले कि प्रत्येक आदमी के शरीर में 2 आंख के अतिरिक्त एक चक्षु जो है, तीसरी चक्षु होती है, वो ज्ञान की चक्षु होती है। अगर आपके पास ज्ञान है, जो चीज आपके सामने नहीं है उस चीज का भी अवलोकन कर सकते हैं आप। तो चलिए यहां पर अच्छी तरह समझिए, और अगर ये रिकॉर्ड हो गया होगा सही ढंग से तो इसको फिर आपको जो है इसका लिंक भेज देंगे आपको, कहा कि बड़ा साइज है, व्हाट्सएप पर तो जाएगा ना, तो यूट्यूब पर लोड करते हैं, लिंक भेज देते हैं, आप सब देख लेते हैं। देखिए हम सब
सारा साधन लगाए हुए हैं आप लोग की भलाई के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो वोल्ट मीटर, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में बहुत ही उच्च मान का प्रतिरोध लगा देते हैं, और तब क्या होता है, इसमें परमिसिबल वोल्टेज मान लेके लीजिए, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तो यहां देखिए दोनों सीरीज में है, यहां इसके एक्रॉस में विभवांतर भी है, इसमें बहने वाली धारा का मान I है, तो ये धारा सब में बराबर बहेगा, तो यहाँ भी बराबर IR हो जाएगा, I यहाँ बराबर, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना हो गया, दिस प्लस दिस, यानी VG प्लस IR, यानी VG प्लस V, चाहे ये लिखिए चाहे ये, इतना हो, समझे। अब अगर हम इस मान को निकालना चाहेंगे तो R का मान को निकाल दीजिए कि कितना इसके सीरीज में कितना रखेंगे, तो R का मान निकालेंगे, तो इसको सबसे पहले इधर कर देंगे, तो ये इतना माइनस कितना हो जाएगा, इतना बटे IG। अब मान लें कि इसका प्रतिरोध हमको दिया हुआ है, तो VG कितना हो जाएगा, ये I और RG, तो इसका भी मान निकल जाएगा, VG का मान निकल जाएगा, VG का मान को रख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, E बटे IG, और यहाँ इसके मान को रख दिए, तो IG बटे R, यहाँ RG है, IG नहीं, IG हमने दी है, यहाँ VG है, समझे ना, ये I है, तो I से भागा होगा, I से भागा होगा, यहाँ पे I होगा, ठीक है, ये कट जाएगा, तो R का मान जो है इस तरह से निकल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है ना, कि वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये उसके बाद बस इतने तक आप लोगों का सिलेबस में, ठीक है। फिर भी आपको अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो हम हमेशा क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन है किसी तरह से तो पूछिए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं।